ट्वेल्थ फेल मूवी आई है, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की ट्वेल्थ फेल मूवी देख के मोटिवेट हो रहे हैं। उसमें एक मनोज और श्रद्धा की भी कहानी है। तो मनोज के पीछे श्रद्धा का हाथ रहता है, तो क्या सिद्धार्थ के पीछे किसी का हाथ है कि? नहीं, श्रद्धा का हाथ नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त थे उनका हाथ है। मतलब फीमेल जो अपनी तैयारी की स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, एन शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, नितिन सिंघानिया है, राव आईएएस की आती है एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन आपको तीसरे गियर से चौथे गियर में जाना है। आप अगर जीरो पर है तो आपको अगर चौथे गियर में अब नहीं जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए 15 दिन है, तो 15 दिन में जिसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है वही प्रीलिम्स क्लियर करने वाला है। अब नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ चुकी है। यानी कि यूपी पीसीएस 2023 के टॉपर सिद्धार्थ गुप्ता सर का आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ रैंक 1 पाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज के इस इंटरव्यू सेशन में सर की जर्नी के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ तैयारी में क्या क्या कठिनाई आती है, कौन कौन से रिसोर्सेज का हम लोग इस्तेमाल करें, सर से ये पूरा हम आज के इस सेशन में जानेंगे। सर, जैसे कि सबसे पहला सवाल कि आपका मीडियम सर कौन सा है? मेरा इंग्लिश मीडियम था, उसी से मैंने तैयारी की थी, अंग्रेजी माध्यम। सर, आपने कोचिंग ज्वाइन की थी कि नहीं की थी? हाँ, कोचिंग मैंने ली थी। मैंने दिल्ली में बाजीराम एंड रवि से कोचिंग ली थी। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज में भी कोचिंग्स का काफ़ी हेल्प ली है। जैसे जीएस स्कोर फोरम, आईएएस, राव आईएएस में मैंने कोचिंग ली थी। और उसके बाद मैंने मॉक इंटरव्यूज़ भी काफ़ी कोचिंग्स में दिए थे। अच्छा, मतलब मल्टी कोचिंग का हमने सहारा लिया। देखिए, सफलता पाने के लिए कहीं से भी हम लोग कुछ भी अच्छे मटेरियल जहाँ भी मिले उसका यूज हम कर सकते हैं। सर, पहला सवाल ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, वो अपना बेस किस तरीके से मजबूत करें? जो अपनी तैयारी की स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी केवल 11th और 12th की ही आप पढ़ें। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप 11th-12th के एनसीईआरटीज़ पढ़ें। अगर आपका बैकग्राउंड है तो वो भी आप छोड़ सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स पर आप डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, नितिन सिंघानिया है, राव आईएएस की आती है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेस आपका बनेगा। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर पर फोकस करें तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कोचिंग के नोट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब कोचिंग से आपको मतलब दूर नहीं भागना है, ऐसा नहीं है। कोचिंग से जितनी आप मतलब निःशुल्क हेल्प आप ले सकते हैं तो उसकी हेल्प आप लो, क्योंकि वहाँ भी एक रिसर्च टीम बैठी है इस एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन में हेल्प करेगी आपको। तो कोचिंग से भी आप हेल्प लो। कोचिंग लेनी नहीं है, उनको पे नहीं करना है तो वो अलग बात है, लेकिन आप कोचिंग से हेल्प ले सकते हैं। कोचिंग से आप हेल्प ले सकते हैं। सर, जैसे बहुत बड़ा एक सवाल है कि एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी किस क्लास से लेकर किस क्लास तक पढ़ें? दूसरी बात है कि किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि बहुत बार होने लगता है कि हाईलाइट करने लगते हैं तो पूरे पेज ही हाईलाइट कर डालते हैं, इंपॉर्टेंट समझ ही नहीं आता। एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले, दूसरी बार जब पढ़ते हैं लगता है कि पूरा पिछला भूल गया है। तो ये डाउट सर के लिए कि किस क्लास के एनसीईआरटी पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें? हाँ, क्लास के एनसीईआरटी जैसे मैंने बताया 11th और 12th की पढ़े। अगर इन केस आपको वो समझ नहीं आ रही है तो आप 9th-10th के एनसीईआरटीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। जनरली लोगों को ज्योग्राफी के एनसीईआरटी समझने में दिक्कत आती है तो 9th-10th की भी एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। बाकी हिस्ट्री, सोसाइटी और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए ये सब एनसीईआरटीज़ हैं, आप 11th-12th की पढ़ सकते हैं। और जो पढ़ने का तरीका है, आपको मतलब एनसीईआरटी रंगनी नहीं है बिल्कुल, उसके साथ होली नहीं खेलनी है कि एक हाइलाइटर एक कलर से हाईलाइट कर रखा है फिर दूसरे कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो ऐसा नहीं करना है। पहले एनसीईआरटी को पढ़ें, उसका एसेंस समझें और उसके बाद 3-4 जब आपकी रीडिंग हो जाए, उसके नोट्स वगैरह जो आप बनाना चाहे या बुक में ही कुछ लिखना चाहे तो वो करें। एनसीईआरटीज़ का धीरे धीरे मतलब आप रिवाइज करें। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आप बैठे हाईलाइटर लेकर उसको सारा रंग दिए। तो थोड़ा एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग एनसीईआरटीज़ को पढ़ें और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपने निकाल लें, अपने काम की चीज़ें। जैसे भैया मैंने चैप्टर 1, मतलब मान लीजिए हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, क्लाइमेट जैसे हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो उसका नोट्स हम किस तरीके से बनाए? कितने पेज में भैया नोट्स उसका बना एनसीईआरटी का? टॉपिक वाइज आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे मेंस के जो टॉपिक है उनके 1-2 पेज में, 3 पेज में नोट्स बनाए। सपोज़ क्लाइमेट ही है चैप्टर, तो सबसे पहले आप यही पता करें, उसमें नोट्स में लिखें क्लाइमेट होता क्या है। फिर उसके बाद की अलग अलग मतलब क्लाइमेट की वर्ल्ड में अलग अलग किस तरह के क्लाइमेट हैं। जैसे कोयपन का एक क्लासिफिकेशन आता है क्लाइमेट में, तो वो किस बेसिस पर है, क्या टेम्परेचर का उसमें डेफिनेशन आती है कि क्या टेम्परेचर का क्राइटेरिया होता है, क्या रेनफॉल का होता है। वो सब चीज़ें आप डालें उसमें, वो आपके नोट्स में होनी चाहिए। तो उनको बार बार रिवाइज करें। तो ये एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट का दिया, ऐसे एनसीईआरटीज़ को और सब चैप्टर्स का भी सबसे पहले उसको समझना है, उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं। अच्छा भैया, जैसे कि अब एनसीईआरटी के बाद दूसरा स्टेप आता है कि हम स्टैंडर्ड बुक की तरफ मूव करते हैं। तो
स्टैंडर्ड बुक में कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक किस तरीके से पढ़नी चाहिए? हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में जैसे मैं बताना चाहूँगा अब कि सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की जो आती है स्पेक्ट्रम बुक आती है। स्पेक्ट्रम को भी आप ऐसे ही 3-4 बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं और बाद में नोट्स को रिवाइज करें। लगभग सभी स्टैंडर्ड बुक्स में यही करना है। जिसमें अलग होगा उसका मैं अलग बताता चलूँगा। एक पूनम दलाल दहिया की बुक आती है, इंग्लिश मीडियम में आती है, टाटा मैग्रो-हिल्स की। वो मैंने एंशिएंट और मिडिवल के लिए केवल रेफरेंस के लिए यूज़ की थी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल उनके लिए यूज़ की थी। फिर सोसाइटी के लिए राव IAS कंपास मैंने की थी और GS 1 में बाकी ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग मैंने पढ़ी थी, लेकिन GC लियोंग का मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं लगा पीसीएस में। उसके बाद फिर GS 2 के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी। लक्ष्मीकांत में है उसके आपको नोट्स नहीं बनाने, वो खुद ही नोट्स के फॉर्म में है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हाईलाइट कर ले, स्टिकी नोट्स वगैरह लगा ले। और विजन IAS की फिर मैंने गवर्नेंस के लिए विजन IAS का मटेरियल पढ़ा था, गवर्नेंस के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। और IR के लिए मैंने पवनीत सर की बुक को रेफरेंस के लिए यूज़ किया था, लेकिन ज़्यादा मैंने वो भी नहीं पढ़ी थी। और फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने GS 3 में से स्टार्ट करूँगा। अब इकोनॉमिक्स के लिए मैंने राउज IAS कंपास ही केवल पढ़ा था और इकोनॉमिक सर्वे किया था उसके लिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। सिक्योरिटी के लिए मैंने टाटा मैग्रो-हिल्स की ही बुक की थी और मेंस के जो 365 है उसको फॉलो किया था। ऐसे ही मेंस 365 तो GS 2 में भी आपको सब पेपर में फॉलो करना है और GS 1 की भी शायद किसी पेपर की आती है, शायद GS 1 में सोसाइटी की आती है, उसके लिए फॉलो करना है। और GS 3 में एग्रीकल्चर के लिए भी राउज IAS कंपास आती है, वही कवर हो जाएगा। और एनवायरनमेंट के लिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मेंस 365 आप फॉलो कर सकते हैं। GS 4 के लिए एथिक्स में मैंने वाजीराम की येलो बुक की थी और जो एग्जाम्पल्स है वो मैं न्यूज़पेपर से ही लेता था। तो बेसिकली GS 1 2 3 4 में आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। और जो एग्जाम्पल्स है, वैल्यू एडिशन है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट साइट्स को फॉलो करें और जो सरकारी मटेरियल है बेसिकली उसको फॉलो करने हैं। ऐसे GS 5 और 6 के लिए मैंने ओनली IAS की बुकलेट को फॉलो किया था और राकेश सारस्वत की जो बुक है उसको फॉलो किया था, दृष्टि IAS की बुक को फॉलो किया था। इसके अलावा जो शासन आदेश मेरे पास आते थे, जैसे मैं पहले नायब तहसीलदार था तो व्हाट्सएप ग्रुप पर काफ़ी शासन आदेश वगैरह आते थे, तो उसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में जिसमें दिया जाता था, कुछ सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसके बारे में मैं देखता था और उनको लिखता था आंसर्स में, तो वो काफ़ी मेरे लिए फ्रूटफुल रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि आप नायब तहसीलदार थे, इस बार ऑप्शनल हट गया था, पेपर 5-6 जुड़ गया था, शायद इसी वजह से आपकी रैंक भी 1 आ गई होगी, ऐसा कुछ राज है कि नहीं राज है? नहीं, राज तो अभी कुछ पता नहीं है, मार्कशीट आएगी उसके बाद थोड़ा पता लगेगा। बाकी मतलब अटैम्प्ट में मुझे ज़्यादा नहीं डिफरेंस लगा 2022 और 2023 में। केवल 2023 में मैंने थोड़ा फैक्ट्स ज़्यादा यूज़ किए थे, तो वो डिफरेंस हो सकता है। बाकी थोड़ा लक पर भी ये एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है, क्या मतलब भगवान की कब कृपा आपके पास आएगी, तो उसके बेसिस पर भी थोड़ा रैंक का डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही मैंने बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल दी थी इस साल, तो लगभग सेम ही कंटेंट था, थोड़ा फैक्ट्स वगैरह डाले तो उससे मेरी रैंक बनाई है। अच्छा, जैसे कि एक 12th फेल मूवी आई है, बहुत सारे बच्चे UPSC की 12th फेल मूवी देख के मोटिवेट हो रहे हैं, उसमें एक मनोज और श्रद्धा की भी कहानी है, तो मनोज के पीछे श्रद्धा का हाथ रहता है, तो क्या सिद्धार्थ के पीछे किसी का हाथ है कि? नहीं, श्रद्धा का हाथ नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त थे उनका हाथ है। मतलब फीमेल फ्रेंड्स भी है, मेल फ्रेंड्स भी है, सब लोग हैं एज अ फ्रेंड, मतलब पीयर ग्रुप है, वो सब हेल्प करते थे। उनके साथ आज भी मैं कनेक्टेड हूँ, सबके साथ सबसे बात करता हूँ, सबसे हेल्प भी लेता हूँ। कभी रिजल्ट में मतलब फेल होता था, जैसे UPSC के टाइम से मैं फेल हुआ हूँ, तो तब भी उनसे मतलब बात करता था, मोटिवेट वो करते थे। तो काफ़ी मतलब मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। भैया, पापा मम्मी का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी इस सफलता में? पापा मम्मी का तो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मतलब फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं आया, उन्होंने हमेशा कहा कि आप तैयारी करें। और मतलब जो हमारी एज होती है इसमें मतलब हम तो डिफ़िकल्टी से गुजरते ही हैं, हमारी फैमिली उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजरती है। हम अपनी सिचुएशन जानते हैं, उनकी सिचुएशन नहीं जानते हैं, तो उनको भी अपने मतलब रिश्तेदारों को, सबको, आस पड़ोस में सबको उत्तर देना पड़ता है कि आपके लड़का क्या कर रहा है इतने सालों से। तो उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट था, कभी भी उनकी तरफ से ये प्रेशर नहीं आया कि आप जल्दी मतलब इसको एग्ज़ाम को क्लियर करो, कुछ शादी का प्रेशर कभी नहीं आया, उनकी तरफ से कभी प्रेशर नहीं आया। बल्कि जब मैंने 2018 में मैंने IIT मद्रास भी ड्रॉप किया था सिविल सेवा की तैयारी के लिए, तब भी उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने बोला कि जो मतलब तेरा मन है, जो पढ़ना है वो पढ़ो, जिसकी तैयारी करनी है उसकी तैयारी करो। अपना पूरा भी हुआ। पर्सनल क्वेश्चन से उठ के फिर एकेडमिक सवाल पे आते हैं। सर, जैसे कि प्रीलिम्स आ रहा है, आपका इंटरव्यू भी अब अपलोड हो ही जाएगा प्रीलिम्स के पहले 15 दिन पहले। 15 दिन प्रीलिम्स में बचे हुए हैं, किस तरीके से एस्पिरेंट अपने आप का गियर चेंज करें प्रीलिम्स के लिए, और क्या क्या पढ़ें इन 15 दिनों में? आखिरी के 15 दिन में आपने क्या किया था, ये बताइए राज।
हाँ, गियर चेंज आपको तीसरे गियर से चौथे गियर में जाना है। आप अगर 0 पर है तो आपको अगर चौथे गियर में अब नहीं जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए 15 दिन है, तो 15 दिन में जिसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है वही प्रीलिम्स क्लियर करने वाला है। अब 15 दिन में कोई जादू नहीं होगा कि मैं कोई घुट्टी पिला दूंगा आपको कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आपकी जो तैयारी है उसको ही आप रिफर्निश करें, उसको ही पॉलिश करें। तो जैसे लास्ट टाइम में मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अपने शॉर्ट नोट्स हैं, उनको रिवाइज करता था। शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं वो आपके काम आएंगे। अगर इन केस आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए हैं तो कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो जीएस पॉइंटर्स आते हैं घटना चक्र के, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको आप देखें। करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि आती है, उसको पढ़ें, उसका रट्टा लगाना है बेसिकली, तो वो पढ़ें आप। अच्छा, ये काम हो गया भैया। न्यूज़पेपर और करंट के लिए बता दीजिए क्या करें। हाँ, न्यूज़पेपर मेंस में काफ़ी काम आएगा। पीसीएस के प्रीलिम्स में न्यूज़पेपर का ज़्यादा रोल नहीं है, उसमें आई दृष्टि और घटना सार की जो बुक्स हैं वो आप पढ़ लें। और न्यूज़पेपर आपको मेंस में बहुत काम आएगा कि स्टैटिक पोर्शन से आपको लिंक भी करने में हेल्प मिलेगी, टॉपिक्स भी इंटरेस्टिंग लगते हैं और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूज़पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डेली आदत डालें न्यूज़पेपर पढ़ने की। न्यूज़पेपर पढ़ने की डेली भैया। मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस आंसर राइटिंग, उसके लिए क्या करना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? मेंस आंसर राइटिंग के लिए पहले आप थोड़ा कंटेंट डेवलप करें, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करें। और जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं, फोरम आईएएस पर है, विजन आईएएस पर, उनकी साइट्स पर टॉपर्स के आंसर आपको मिल जाएंगे। दृष्टि आईएएस पर भी टॉपर्स के आंसर आपको मिल जाएंगे। उनको देखें कि टॉपर्स कैसे आंसर्स लिखते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, बॉडी में क्या होना चाहिए। और आंसर लिखने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आंसर्स आप इवेल्युएट भी कराएं। किसी मतलब पीयर ग्रुप बनाएं या किसी फैकल्टी से आप अपने आंसर्स इवेल्युएट कराएं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। भैया आपका कोई टेलीग्राम चैनल जिससे कि आप अपने सवाल को, अपनी कॉपी को उस टेलीग्राम पे डाल पाएँ? हाँ, मेरा चैनल है SDM SID1, SDM SID1, तो वो चैनल है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं गाइडेंस भी, बॉक्स में सर का चैनल भी हम लिंक कर दे रहे हैं, पिंड कर दे रहे हैं, आप उसको फॉलो जरूर कर लीजिए। बाकी इस चैनल पे भी बार बार सर आते रहेंगे और अपनी गाइडेंस को देते रहेंगे। लेकिन SDM SID1 ये सर का टेलीग्राम का चैनल है, आप तुरंत सर्च करिए, तुरंत आप सर के टेलीग्राम से ज्वाइन करिए। सर अपनी कॉपी भी उस पर खुद अपलोड कर दीजिएगा आप। हाँ, कॉपी ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने काफ़ी कॉपीज़ अपनी आंसर डाले हुए हैं और टाइम टू टाइम मैं गाइडेंस भी देता रहता हूँ उस पर, मतलब सेशन भी मैंने लिए हैं। तो मैं काफ़ी मतलब जितनी मेरी तरफ से मदद हो सकती है एस्पिरेंट्स की, मैं उसके माध्यम से करता हूँ। चलिए, बहुत लंबा सेशन नहीं खींचना है क्योंकि सर का एक सेशन हमारे चैनल पे 40 मिनट का पहले भी हुआ है, उसमें हमने सारी चीज़ें जो है सर से पूछ ली थी। बाकी सर आपको एक बार फिर से बहुत बधाइयाँ। उत्तर प्रदेश सरकार को आप जैसे अधिकारियों की आवश्यकता है। और एक आखिरी सवाल, अब आप जो है वर्दी मतलब SDM तो आप बन ही चुके हैं, तो क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? समाज का जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए मैं अपने एफर्ट्स लगाना चाहूँगा। और जो अपने स्तर से जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको मैं फॉलो करना चाहूँगा। जो मेरे उच्च अधिकारी मुझे आदेश देंगे उनको मैं फॉलो करूँगा। और जो अपनी जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर मैं अडिग रहूँगा। बाकी स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में मुझे काफ़ी वर्क करने की इच्छा है। और जो एनवायरनमेंट चेंज है, जैसे क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट अब बदल रहा है, वो आगे की आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो मैं उस पर, ग्रीन एनर्जी पर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर, इस पर वर्क करना चाहूँगा। तो ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। चलिए, टेलीग्राम के साथ साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि सर आप यूट्यूब पे भी बच्चों को लाइव गाइडेंस दें अपने खुद के चैनल को बना करके। और उम्मीद करते हैं भैया चैनल में तो भैया का चैनल हम बनवा देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। टेलीग्राम के साथ साथ भैया अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल से भी आपको गाइड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। भैया से लगातार सेशन लेते रहेंगे, भैया को ऐसे नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपका हम सिलेक्शन नहीं करवा देते हैं। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।